तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी को 11th क्लास की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आपकी पूरी एनसीईआरटी में ये थोड़ी सी फट गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने इससे सारे पढ़ लिए थे जब मैं 12th में 11th में था। खैर, तो बता देता हूँ मैं 22 चैप्टर्स हैं। जो आपकी यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट्स है टोटल। तो उनको हमने जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड किया हुआ है। तो द लिविंग वर्ल्ड दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो है ये है आपकी बायोडाइवर्सिटी यूनिट का पहला चैप्टर। तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन आई बिगिंस द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड का मीन क्या होता है? एक अब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उन सभी चीज़ों को इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे जो लिविंग है, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है। अब ये लाइफ होती क्या है, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, रियल में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी जो चीज़ है वो लिविंग है नॉन लिविंग, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और बहुत सारे क्राइटेरिया, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स वगैरह भी हमें इसमें डील करने हैं। द लेसन स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग से यहाँ पे अगर आप देखो अच्छे से तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स यहाँ पे आपको एक लाइन करके मिलेगी। वाइड रेंज मीन्स अब यहीं से आप थोड़ा सा अगर सेंस यूज़ करोगे तो बहुत बड़े स्केल पे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स दिखते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वायरसेस की, तो बहुत सारे लिविंग फॉर्म्स हैं और उनके अंदर भी सब फॉर्म्स एक्सिस्ट करते हैं। The extraordinary habitats in which we find living organism। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हमें लोकेट होते हैं, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, व्हाट वी कॉल टू द प्लेस इट इज हैबिटेट्स और देयर ड्वेलिंग प्लेसेस। लाइक अगर हम देखें तो मेनली जो हैबिटेट्स हैं, अगर इसकी हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलना होता है, हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट्स मतलब कि जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए उनको जो जो उनकी नीड्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को उस ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में हम उसका हैबिटेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें राइनोसॉरस, ठीक है, तो राइनोसॉरस जो है आपका गेड़ा हाथी, तो वो मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, इंडिया में, असम रीजन में। क्यों मिलता है असम रीजन में हमें? वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो शर्बी एरिया है और वहाँ पे हर्ब्स हैं, मीन्स जो वो एक हर्बीवोरस एनिमल है और वो फीड करता है ग्रासेस में, छोटे छोटे प्लांट्स में, और मार्शी एरियाज में उसको रहना पड़ता है जहाँ पे कीचड़ वगैरह थोड़ा सा हो। तो उन एरिया को अपन क्या बोल देंगे, उसकी हैबिटेट बोल देंगे। राइनोसॉरस की स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है और प्लस पॉइंट ये है कि जो राइनोसॉरस है उसका जो एक हॉर्न है उसका जो कॉस्ट होता है वो होता है 1,50,000। तो यहाँ हम इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से बोल रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। अगर आप लोइन की बात करो तो वो आपको गिर फॉरेस्ट में दिखेगा जहाँ पे येलो कलर की ग्रासेस हैं ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। मोस्टली हमारे पास 3 तरह की हैबिटेट्स होती है अगर हम क्लासीफाई करें। पहली होती है हमारे पास फ्रेश वाटर हैबिटेट, सेकेंड होती है हमारे पास मैराइन हैबिटेट एंड थर्ड होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसके अलावा भी बहुत सारी हैबिटेट्स हैं। देखो, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leave us speechless। अगर हम देखें हैबिटेट्स का कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ पे कोल्ड माउंटेन्स, ठंडे पहाड़, जैसे कि अगर आप देखो तो हिमालय में बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। बहुत सारे आपको दार के पेड़, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जो आपको केवल हिमालयन रीजन में ही दिखाई देंगे और वहीं पे आपको लोकेट होंगे। डिसीडियस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो साल में एक बार अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीडियस फॉरेस्ट। तो डिसीडियस फॉरेस्ट भी है वहाँ मिलेंगे। तो डिसीडियस फॉरेस्ट भी एक तरह के हैबिटेट्स है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं। ओशियंस यानी कि मैराइन हैबिटेट।
ओशन में भी बहुत सारी क्रिएचर्स हैं। अगर हम देखें तो लाइफ का ओरिजिन ही ओशन से हुआ है। फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स यानी कि आपका अगर देखा जाए तो ऐसे वाटर बॉडीज जहाँ पे जो उनका वाटर है वो कैसा रहता है, स्टेगनेंट, यानी कि वो बहता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, अगर हम फ्रेश वाटर की स्टडी करते हैं तो इसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉटिक और लैंटिक। जो बिल्कुल क्या हो, जब पानी बह रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉटिक बायोटा या फिर लॉटिक हैबिटेट ऑफ फ्रेश वाटर। अगर हम देखें कि पानी वहीं पे रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो जाएगा लैंटिक बायोटा या लैंटिक आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। डिजर्ट्स, तो डिजर्ट्स में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वो अपने आप को डिजर्ट के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई और अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कैक्टस, तो कैक्टस की लीव्स का साइज रिड्यूस हो जाता है ताकि ट्रांसपायरेशन के टाइम पे जो लॉस होता है वाटर उसका रिडक्शन हो सके, और जो उसका स्टेम है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसे हम बोलते हैं फाइलोक्लेड स्टेम। ठीक है, इसके बाद हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स भी हैबिटेट्स हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम बैक्टीरिया की तरफ जाएं तो हमें वहाँ पे बैक्टीरिया के मोस्ट पॉपुलरली दो ग्रुप्स मिलते हैं, आर्क्यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्क्यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो बहुत सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे और सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया हुआ करते थे। इनकी हमने 3 क्लासेस करी। कौन सी क्लासेस करी? मीथेनोजेंस, जो कि आपके मीथेन प्रोड्यूसिंग जो जगह होती है वहाँ पे रहते हैं, इसके मार्शी एरियाज में रहते हैं। फिर हमने देखा हेलोफिल्स जो सॉल्टी एरियाज में ज़्यादा रहते हैं। और थर्ड आते हैं आपके थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया ग्रुप होता है, आर्क्यू बैक्टीरिया ग्रुप, तो वो हॉट वाटर स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग्स में लोकेटेड होता है। अब द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स और माइग्रेटिंग बर्ड, अगर हम देखें हॉर्सेस को जो दौड़ते हुए जा रहे हैं, या फिर हम माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखते हैं। व्हाट इज़ माइग्रेशन? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइग्रेशन के बारे में, कि जब क्या होता है, बर्ड्स अपने ब्रीडिंग सीजन में एक पर्टिकुलर एरिया पे जाती हैं और ब्रीडिंग सीजन को कंप्लीट करने के बाद वो कहीं और फिर माइग्रेट कर जाती हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस में को छोड़ करके दूसरे हैबिटेट की तरफ जाना है, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाना पीरियडिकली, इसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क्स इवोक्स अवे अ डीप सेंस ऑफ वंडर। ठीक है, अगर हम देखें अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो ऐसी घाटी जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हों तो वो भी हमें अट्रैक्ट करेगी। हमें हमारे जो हमारी मेमोरी है उसमें बहुत ज़्यादा यादगार हो जाएगी। अगर हम बात करें एक अटैक जो शार्क के थ्रू अटैक हुआ हो तो वो भी हमें याद रहेगा। डीप सेंस ऑफ वंडर, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाले सेंसेस होते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. अगर हम देखें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन एमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, देखो अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक हिरार्की बताने वाला हूँ। ये हिरार्की को हम ऑफन क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल हिरार्की। तो अगर इस लाइन को आप नीचे से पढ़ोगे, ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, अब हमारे सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं और उन ऑर्गेनल्स के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स काम वर्क कर रहे होते हैं। तो उनके अट्रैक्शन से हमारे ऑर्गेनल्स काम करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अट्रैक्शन से, और जब हमारे ऑर्गेनल्स काम करते हैं तो हमारा सेल वर्क करता है। ठीक उसी तरह से इस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है जब हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। फॉर बॉडी द वर्किंग यूनिट्स आर ऑर्गन्स, while फॉर द सेल द वर्किंग यूनिट्स आर ऑर्गेनल्स। तो जब हमारे सेल वर्क करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म मेंटेन होता है। जब ऑर्गेनिज्म मेंटेन होता है तो एक स्पीसीज़ बनती है, और जब स्पीसीज़ आपस में सिमिलर स्पीसीज़ जो होती हैं वो बनाती हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत सारे मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी फर्दर बनाती है आपका
बायोम, इकोसिस्टम, इस तरह से बनते जाते हैं। एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम बोल देते हैं। तो इस तरह से हम सोचेंगे कि लाइफ है क्या, लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। जहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से क्या लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। लेट अस फाइंड द आंसर। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका क्वेश्चन एक और छुपा हुआ है। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो क्या आंसर एक्सेप्ट करता है कि जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जस्ट विपरीत अपोजिट है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। नॉन ऑर्गेनिज्म हम नहीं यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे नॉन लिविंग्स के। जो लिविंग थिंग्स हैं वो जस्ट अपोजिट है नॉन लिविंग्स के। यानी कि लिविंग थिंग्स में बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि आप जस्ट 10th क्लास में पढ़ के आए हो, लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंसाइजनेस जो किसके अंदर होती हैं, लिविंग थिंग्स में होती हैं, रिप्रोडक्शन टू, लेकिन नॉन लिविंग्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं। एंड सेकेंड इज़ अ फिलोसफिकल वन। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है जो किस आंसर को फाइंड करने में लगा हुआ है कि लाइफ है क्या, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। जैसे कि अब हम साइंटिस्ट, हम अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है फिलोसफिकल वन, उसकी तरफ हम ज़्यादा अपना रुख नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लाइफ लिविंग। अब हम देखना चाहेंगे कि लिविंग होता क्या है, इसको हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। सो वी जस्ट हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेंजा। हमने सिंगल लाइंस को पढ़ा, कुछ चीज़ें भी, छोटे छोटे टर्म्स भी देखे, ठीक है। तो अब हम सेकेंड स्टेंजा दैट इज़ दी 1.1 व्हाट इज़ लिविंग, इसकी तरफ अपना रुख करेंगे।